हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक 2 है 1857 की क्रांति, एंशियन हिस्ट्री ओनली हाई आईएएस पीसीएस और लेवल के जो है सारी इसमें कवर किए गए हैं। तो जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है और आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीटी में काफ़ी ये अपना अभूतपूर्व योगदान देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड थोड़ा इसको जूम करेंगे चूँकि यहाँ पे आपको क्लियर जैसे दिखाई दे। 1857 की से पहले के विद्रोह। देखिए हुआ क्या था कि जब हमारे देश ने 1757 से 1857, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद से हम गुलाम हो गए थे और यहाँ लगभग टाइम पीरियड 1757 से 1857 100 वर्ष हो चुका था। भारतीय अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से परेशान हो गए थे। मैंने आपको पहले की कक्षाओं में बताया था कि भारतीय जो गुलाम हुए थे वो किसी बाहर के कारण नहीं, अपने घर के ही भेदियों के कारण हुए थे। तो 1857 के पहले के विद्रोह को हम देखते हैं। 1857 से पहले धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, आदिवासी आंदोलन, किसान विद्रोह और कृषि दंगों सहित विभिन्न विद्रोह के माध्यम से भारतीय आक्रोश प्रकट होते रहे। क्योंकि लाजमी है, यदि आप शोषित होंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो गुस्सा निकलेगा। इसीलिए तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी आगे चल के, तो डफरिन की ये उपज को बताया जाएगा, दिमाग की उपज को बताया जाएगा इसमें आगे चल के, आप देखेंगे वहाँ पे उल्लेखनीय घटनाएं क्या थी। तो बिल्लौर विद्रोह 1806 में बिल्लौर विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बरेली विद्रोह 1816 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में और 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे सभी विद्रोह और आंदोलन का विस्तृत विवरण बाद में अलग से हम अध्याय अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध में शामिल किया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर इतना बता करके टर्न आउट करेंगे और आगे क्रियाकलाप बढ़ाएंगे, क्योंकि ये विद्रोह हम आगे चल के बताएंगे। आप ब्रीफली इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, रेंडमली देख लीजिए कि ये विद्रोह 1857 क्रांति से पहले हुए थे। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह था, बैरकपुर में जो मंगल पांडे वाला विद्रोह था वहाँ, तो आगे चल के देखेंगे हम। मूल कारण क्या था 1857 के विद्रोह का। तो शुरुआत में कारतूस विवाद था। कारतूस मुद्दा क्या था? एनफील्ड राइफलों का प्रचलन से, जिनमें कथित तौर पर गोमांस और सूअर की चर्बी के कारतूस का चिकना किया जाता था। होता क्या था कि पहले जो है राइफल यूज किए जाते थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने नए प्रकार के रॉयल एनफील्ड राइफल जो है लेकर के आए, तो उसमें जो कारतूस लगता था गाय और सूअर की चर्बी से लगता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाओं और से जो है द्रवीभूत हुआ और इसका विद्रोह कर दिए। सिर्फ कारतूस मुद्दा नहीं था, इसके कई और कारण थे। तो पहला तो कारतूस मुद्दा। दूसरा था जो प्रारंभिक कारण था, बरहामपुर फरवरी 1857। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया बरहामपुर फरवरी 1857 में, जिसके कारण उसे सेना को भंग कर दिया गया। अब देखिए इसको फिर आ गया ऐसा, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो ये भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहीं पर। ठीक है, अब कुछ देर तक चलेगा। तो जिस कारण उस समय सेना, वहाँ की सेना को भंग कर दिया गया। उसके बाद बैरकपुर विद्रोह अप्रैल 1857 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे जी ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई और उसे मार गिराया और उसके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। फिर मेरठ में 9 मई 1857 में कारतूस से इनकार करने के कारण कैद किए गए तीसरी देसी घुड़सवार सेना और 85 सैनिकों को ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार 10 मई 1857 को दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर मेरठ में विद्रोह हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। बहादुर शाह जफर कौन थे? उस समय मुगल जो है बादशाह थे। बहादुर शाह उनका नाम था, जफर उनकी उपाधि थी। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक सम्राट घोषित कर दिया, जिससे दिल्ली में विद्रोह का केंद्र बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट भारतीय मोर्चे का आह्वान किया था। अट्ठारह के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सबसे पहले आर्थिक कारण हम देखेंगे
किसान। भारी कर, ऋण बेदखली, गरीबी, कारीगर संरक्षण की हानि, हस्तशिल्प का पतन, व्यापार और उद्योग, उच्च शुल्क, निर्यात में गिरावट, जमींदार संपदा की हानि विशेषकर अवध में, ये सब चीज़ें थी। राजनीतिक कारण क्या था? सहायक संधि 1798, वेलेजली की सहायक संधि आपको पता होगी आई थी। हड़प नीति डफरिन की 1848 में। प्रभावी नियंत्रण जैसी ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों ने देसी शासकों को कमज़ोर कर दिया और मुगलों को अपमान का सामना करना पड़ा। पैक्स ब्रिटानिका विघटित हुआ और सैन्य समूह भी विघटित हो गया था। तो ये सब चीज़ थी। ब्रिटानिया आपको पता होगा, ब्रिटानिका मतलब ब्रिटेन, तो कोई पैक्ट ब्रिटानिका था। ये पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर देखेंगे क्या है पैक्ट ब्रिटानिका। प्रशासनिक कारण क्या था? तो भ्रष्टाचार, पुलिस, न्यायालय, राजस्व, विदेशी शासन, अभिजात वर्ग या उच्च पदों से वंचित थे। ठीक है, मतलब उच्च पद भी ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्टली सारी चीज़ें हों, चूँकि उनको भी इससे दूर किया जा रहा था। भ्रष्टाचार तो एक आम बात था, पुलिस, न्यायालय सब अंग्रेजों के बस में ही था। सामाजिक धार्मिक कारण, सुधार में सती प्रथा 1829 सुधार हुआ था, इसको भारतीय नहीं चाहते थे। विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर के नेतृत्व में, इसको भी नहीं चाहते थे। मिशनरी गतिविधियाँ, सांस्कृतिक असंवेदनशीलता, आटे में हड्डी का चूर्ण, गोमांस, सुअर चर्बी वाले कारतूस, ये सब कुछ चीज़ें तो पता नहीं क्या था कि कुछ चीज़ें हो सकता है उड़ाई गई हों, क्योंकि उस समय हम क्रांतिकारी गतिविधियों को और बेहतर तरीके से सम्मिलित होकर के और हम उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े थे। और अंग्रेज जितने दुष्ट थे वो मिला भी सकते थे, तो ऐसा नहीं है कि झूठी बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिपाही असंतोष, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जातिगत उल्लंघन, नस्ली भेदभाव, कम वेतन, अवध की हानि 1856 के आसपास का। तो ये शॉर्ट में चीज़ें बताई रही। ऐसा लिखा भी जाएगा, आप मेंस की राइटिंग में लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति का शुरुआती कारण क्या था, मूल्यांकन कीजिए। तो हाँ, पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत बड़े में लिखेंगे क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ है सामने वो समझ रहा है सारी चीज़ों को। आप ब्रीफली मत लिखिए, आप थोड़ा उसको दिखा दीजिए, आपकी बातें उसको समझ में आ जाएगी तो वो आपको प्रॉपर रूप से जान जाएगा कि आदमी जान रहा है इस बारे में, बस इतना ही है। आपको वहाँ पीएचडी वाला वो अपना थीसिस नहीं पेश करना है। वाह प्रभाव क्या था? प्रथम अफगान 1838 से 42 के बीच, पंजाब युद्ध 1835 से 45 से 49 के बीच, क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के बीच, विदेशों में ब्रिटिश क्षति ने ब्रिटिश अपराजिता के मिथक को तोड़ दिया था। मतलब लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटिश भी हार सकते हैं, चूँकि वो कई जो है जगह हार गए थे, अफगानों से भी हारे थे, तो इससे लग गया था कि ये इनको हराया जा सकता है। अब यहाँ पर विद्रोह के स्थान, विद्रोह के प्रसार और केंद्र तथा नेता कौन कौन थे, इस चीज़ को आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्रोह के स्थान ऊपर वाले में है, दूसरा प्रमुख नेता है और तीसरा ब्रिटिश अधिकारी जो विद्रोह को दबाने में शामिल थे। तो यहाँ पर दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां द्वितीय को ही जफर कहा जाता है। जनरल बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और इसको दबाया था जॉन निकोलस, लेफ्टिनेंट वेलवी और लेफ्टिनेंट हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनका बेटा ब्रिजिस कादिर और अब्दुल्ला, 3 लोगों ने विद्रोह किया था, क्योंकि ब्रिजिस कादिर को जो है उन्होंने अगला वंशज मानने से इनकार कर दिया था। हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैकलॉक, जेम्स आउट्रम और कैरोलिन कैंपबेल, इतने लोगों ने लखनऊ में जो है विद्रोह को दबाया था। कानपुर, नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खां, ये जो है उस समय के विद्रोही थे। और सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूम व्हीलर आदि जो है ये इस विद्रोह को दबाया हुआ था। बरेली खान बहादुर खां, सर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। झांसी लक्ष्मीबाई थी और जनरल हीरोज ने इसको दबाया था। ग्वालियर तात्या टोपे थे, जनरल हीरोज ने दबाया था। अहमदाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली थे, कर्नल आनलेसेल ने दबाया था। बिहार कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर ने इसको दबाया था। नागरिक भागीदारी कैसी थी इसमें? तो नागरिक भागीदारी में देखेंगे, विद्रोह में विशेषकर अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में व्यापक नागरिक भागीदारी देखी गई थी। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका इंडिया हुआ तो उत्तर पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये आपका है पश्चिम, तो इस रीजन में और अवध के रीजन में
ये क्षेत्र जो था यहाँ पर लोग जो विद्रोह किए थे, बाकी जो है शांत थे। जन नागरिकों ने साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश संस्थाओं को निशाना बनाया, वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, जो गहरी सामाजिक शिकायतों को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 1857 की विद्रोह का केंद्र बिंदु कहीं पर नहीं था। अगर कोई केंद्रीकृत लड़ाई लड़ी गई होती तो इसके एक परिणाम निकलते, क्योंकि अंग्रेज जो है साहूकारों, जमींदारों के माध्यम से मिल करके ही भारतीयों का शोषण करते थे। तो भारतीयों को ये लगता था कि ये और इनके साथ मिल करके हमारा शोषण कर रहे हैं, इसलिए उनने सबसे पहले साहूकारों को भी दंड देना स्टार्ट किया था, और ये सही भी था। आप जब नक्सलवाद पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने उभर करके आएगा कि हमारे राजनेताओं की कुछ कंडीशंस हैं जो उनको समझने में फेल हुए हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं गलत हों। उनके सुधार के लिए हमारी जो कुछ सरकारें हैं उसके लिए काफ़ी कुछ कार्य भी कर रही हैं। देखिए, हिंसा करना किसी का आदत नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मजबूरन उनके ऊपर हिंसा थोपी जाती है। कि सपोज एट गाँव में आपकी ज़मीन में कोई कब्जा कर ले, तो आप भाई सरकार के पास जाओगे, कोर्ट कचहरी के पास जाओगे, यदि वो नहीं न्याय देंगे और वो मिली मार करके जो है आपके साथ गलत काम करेंगे, तो आप क्या करोगे? हिंसा का ही अधिकार रास्ता अपनाओगे। हालांकि मैं इस बात को बोल करके हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, वर्तमान के परिदृश्य में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, विप्लववाद की गतिविधियाँ इसी कारण, प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण ही देखने को मिल रही हैं कि लोग डीएम को डीएम साहब नहीं बोल रहे हैं, एसडीएम को एसडीएम साहब नहीं बोलना चाह रहे हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं इंट्रीगेट करने में जनता से विफल रहा है, क्योंकि वो मूलभूत समस्याओं उसको समझ ही नहीं पा रहा है ना। कहीं ना कहीं इसमें ब्यूरोक्रेसी में भाई भतीजावाद की कंडीशंस भी वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। मैं इस लेवल पे गांव में रहता हूं या शहरों में मैं जुड़ाव रखता हूं, जो मैं आए दिन यहाँ पर देख रहा हूं, तो मैं लोगों के कंडीशंस को व्यापक तौर पर समझने का प्रयास करता हूं और मैं समझ सकता हूं एक IAS IFS IPS से और SDM से ज़्यादा। ठीक है, तो सामाजिक परिदृश्यता को देखते हुए यह सुनिश्चित होता है कि बदलते परिवेश में ये अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव एगोइज्म की विचारधारा को लेकर के ओतप्रोत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जनता को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। एथिकल वैल्यू सबको धरा का धरा रह गया है, हर जगह यही कंडीशंस है, जो कि भारत में इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस में बढ़ावा दे रहा है। हमें हमारे अधिकारियों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए कि कहीं ना कहीं सामाजिक मूलभूत समस्याओं को समझे, उनकी समस्याओं को देखे और व्यापक तौर पर समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास करें, तभी खुशहाल भारत हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध में 1 लाख से अधिक नागरिक मारे गए थे। 1 लाख से अधिक नागरिक मारे गए थे, जो विद्रोह में व्यापक पैमाने पर जोर देता है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सहयोग देखा गया, और जिसमें राष्ट्रवादी छवि को उपयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ रैली करने के लिए किया गया था। तो हिंदू मुस्लिम सहयोग भी यहाँ पर देखा गया था अवध में। ठीक है, विद्रोह का दमन। अभी आपको पता होगा कि बिहार में आयोग की कमियों के कारण जो है समस्याएं उभर करके सामने आई। बच्चे वहाँ पे गए, अनशन कर रहे थे, बैठे थे, उसके बाद वहाँ मारपीट स्टार्ट कर दिए। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की संवेदनशीलता को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? आप क्या जानते हैं कि जनता बेवकूफ़ है? अभी आपको पता होगा कि कुंभ में खाली नॉर्मल तरीके से भगदड़ हुआ था, प्रशासन वहाँ की थाम नहीं पाई, सिर्फ चलने से थाम नहीं पाई। जनता भारत की 140 करोड़ के आसपास, 142 करोड़ है, और प्रशासन मुट्ठी भर। ये तो भारतीयों की संवेदनशीलता है, उनकी नैतिकता है, वो अपने इस मामले में उलझे हुए हैं। भारत की जनता एक ऐसी हाथी है जिसको पता नहीं कि उसका सामर्थ्य क्या है। इसी कारण यदि आपको व्यापक तौर पर जन नेतृत्व करते हुए देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करनी है, तो उनकी समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें आप कोई नहीं कुछ ला सकते हैं। लेकिन बदलते परिवेश में हमारे यहाँ के अधिकारी नौकरशाह इस गतिविधियों में संलिप्त हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति जिस प्रकार से शासन होता था, वही क्रियाकलाप वर्तमान में कर रहे हैं। जो सामर्थ्यशाली है, जो मजबूत है, उसी का जो है वो हाथ पकड़ के काम कर रहे हैं। और आप यदि शिकायत करोगे तो आपका विपक्षी भी वही बन जा रहे हैं, जो उनको काम न करना पड़े।
और जो रियल काम है उसको करने के लिए आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जनता जो है वो अनजान है, अभी पढ़ी लिखी नहीं है और अपने मूल मुद्दों से भटकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का दमन, ये सामाजिक न्याय में सब चीज़ें पूछी जाएंगी। व्यापक तौर पर हम इस सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिली हुई हैं उसको तो हम बता पाएंगे कि क्या धरातल पर चल रहा है। क्योंकि वहाँ जो कॉपी चेक करने बैठा है वो आपको देख रहा है कि कितना प्रैक्टिकली हो आप, लेकिन आप उस प्रैक्टिकली में इतने भी ना बह जाओ कि आप व्यक्तिगत और देश के बारे में उल्टा भी बोल जाओ। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो विद्रोह के लिए एक बड़ा झटका था। बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था तथा शाही राजकुमारों की हत्या कर दी गई थी। सर कॉलिन कैम्पबेल कानपुर और सर ह्यूरोज झांसी और कर्नल नील बनारस जैसे प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों ने विद्रोह को दबाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1859 तक नाना साहब नेपाल भाग गए, तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। कुंवर सिंह बख्त खां बरेली की खान बहादुर खान और राव साहब या नाना साहब के भाई और मौलवी अहमदुल्ला सभी मारे गए, जबकि अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर भारत को मार्शल शासन के अधीन कर दिया गया, यहाँ तक कि सामान्य अंग्रेजों को भी विद्रोह के संदेह वाले भारतीयों को दंडित करने की शक्ति मिल गई थी। विद्रोह का विश्लेषण क्या है? विद्रोह की विफलता का क्या कारण था? सीमित क्षेत्रीय प्रसार, भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से कमोबेश अप्रभावित रहे, कुछ वर्गों ने भाग ही नहीं लिया था। अधिकांश भारतीय शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे हैं, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। बड़े जमींदार और साहूकार दूर रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों के अधीन उनके हित सबसे अच्छे हैं। विद्रोह की सामंती रूढ़िवादी प्रकृति ने शिक्षित मध्य वर्ग को अलग थलग कर दिया। हथियारों की खराब गुणवत्ता और असमानता, पारंपरिक हथियारों से युक्त भारतीय सिपाही एनफील्ड राइफल से युक्त अंग्रेजी सिपाहियों के सामने नहीं टिक पाए। नेतृत्व की विफलता, विद्रोही नेताओं के बीच कोई केंद्रीय नेतृत्वकर्ता नहीं था या और समन्वय नहीं था। विद्रोहियों को एकजुट करने के लिए कोई एकीकृत विचारधारा या भविष्य की दृष्टि नहीं थी। विभिन्न शिकायतें एकता में बाधक थीं। विद्रोह का परिणाम, भारत में बेहतर शासन के लिए 1858 एक्ट बेटर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। कंपनी शासन का उन्मूलित किया गया। ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। संप्रभुता की घोषणा, महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत को संप्रभुता की घोषणा कर दी थी। राज्य सचिव, ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण लेने के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया। अठारह की रानी की उद्घोषणा, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। घोषणा की गई कि विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया, और साथ ही यह भी कहा गया कि घोषणा की गई कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को मानना होगा और भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, सभी की समानता और व्यक्तिगत मामलों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। श्वेत विद्रोह, सेना में आक्रोश, कंपनी के सैनिकों ने बट्टा अतिरिक्त भत्ते की हानि के कारण रानी के प्रति निष्ठा हस्तांतरण का विरोध किया। अंग्रेजों ने सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों को रोक दिया और व्हाइट मैन्स बर्डन दर्शन को समाप्त कर दिया। श्वेत विद्रोह क्या था? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आई थी रुडयार्ड किपलिंग की, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। श्वेत विद्रोह क्या था? श्वेत विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों द्वारा इंग्लैंड की रानी की सेवा में स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। यह वर्ष 1859 से 1861 के बीच हुआ और यह ब्रिटिश सेना का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह था। मतलब ये ब्रिटिश सैनिक नहीं चाह रहे थे कि भारत के साथ ऐसी गतिविधियाँ हो, चूँकि वो मलाई काट रहे थे और वहाँ पर दबाव चल रहा था, चूँकि अमेरिका ऑलरेडी हाथ से निकल गया था 100 साल पहले ही, 1773-76 में ही। तो वो नहीं चाह रहे थे कि इतनी बड़ी जो है मलाई हमारे हाथ से निकले, इसलिए आप
मतलब एक तरीके से लूट खसोट करने का नया आयाम था इनका। विद्रोह की प्रकृति क्या थी? जॉन सिले इसे स्वार्थी सिपाही विद्रोह के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें कोई स्थानीय नेतृत्व या लोकप्रिय समर्थन नहीं था। आर.सी. मजूमदार तर्क देते हैं कि यह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था, जो उसके क्षेत्रीय और वर्ग आधारित रूप को उजागर करता हो। बेंजामिन डिज़राएली ने इसे गहरे अविश्वास में निहित राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं इसको, तथा विद्रोह के लिए अंतर्निहित संघर्षों को स्वीकार करते हैं। बी.डी. सावरकर कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और इसे स्वतंत्रता के लिए एक योजनाबद्ध और संगठित प्रयास मानते हैं। होंगे आप उनकी कोई तर्क? एस.एन. सेन इसे धर्म के लिए लड़ाई के रूप में देखते हैं, जो कि स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक युद्ध को विकसित हुई है। टी.आर. होम्स इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच टकराव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक दृष्टिकोण जिसकी आलोचना इसके नस्लीय निहितार्थों और दोनों पक्षों द्वारा किए गए पारंपरिक अत्याचारों के प्रति उपेक्षा के लिए की जाती है। कार्ल मार्क्स इसे विदेशी और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ सैन्य किसानों बलों के संघर्ष के रूप में देखा गया, जिसमें विशेष रूप से कपास जैसे उद्योगों में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया है। जवाहरलाल नेहरू इसे स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टि के बिना सामंती विद्रोह के रूप में देखा गया। तो सामंतवादी विद्रोह इनको दिख रहा था। एम.पी. चौधरी इसे पहले वास्तविक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में पहचानते हैं, जिसने विदेशी शासन के खिलाफ कई अंग्रेजों के लोगों को एकजुट किया, कई क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया। सॉरी, एक सेकेंड। तो बस आज के लिए इतना ही। टॉपिक 2 हमारा पूरा हुआ और कल हम देखेंगे भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।